यकीन मानो दोस्तों, अगर ये मुस्लिम देश गाजा के साथ गद्दारी ना कर रहे होते तो इसराइल अब तक कब का हार चुका होता। ये मुस्लिम देश ही हैं जो लगातार गाजा के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका के साथ याराना निभा रहे हैं, इसीलिए अभी तक इसराइल टिका हुआ है, वरना कब का इसराइल इस जंग को हार चुका होता। खबर सबसे पहले आपको मोरक्को की बताऊंगा। मोरक्को एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश इनको नहीं कहूंगा बल्कि मुस्लिम देश कहूंगा। 99% आबादी मोरक्को की मुस्लिम है। क्या किया है मोरक्को ने, अभी आपको आगे पता चलेगा। कल आपको मैंने खबर दी थी कि स्पेन ने 2 जहाज़ों को अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं दी। 2 जहाज़ जो बहुत सारे हथियार लेकर समुद्र के जरिए इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। जहाज़ों को बीच में एक स्टॉप लेना था, लेकिन स्पेन ने उन दोनों जहाज़ों को अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन जहाज़ों में हथियार भरे हुए थे। स्पेन पहले भी ऐसा कर चुका है। पहले भी कई सारे जहाज़ जो हथियार लेकर इजराइल की तरफ जा रहे थे, स्पेन ने अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं दी थी। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट को हथियारों की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है, इसलिए हम इन जहाज़ों को अपनी बंदरगाह पर नहीं रुकने देंगे। लेकिन दोस्तों, मोरक्को ने इजराइल के एक युद्धपोत को अपनी बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त दे दी है। एक युद्धपोत इजराइल का उस एरिया में फिर रहा था, उसको कहीं पर रुकने की इजाज़त कोई भी नहीं दे रहा था। स्पेन ने भी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन मोरक्को ने इजराइल के युद्धपोत को अपनी बंदरगाह पर खड़े होने की इजाज़त दे दी। ये युद्धपोत वहां से क्या कुछ करेगा वो हम लोगों को शायद पता भी ना चले, लेकिन मोरक्को ने इजराइल के युद्धपोत को अपने यहां पर खड़े करने की इजाज़त दे दी। स्पेन ने मना कर दिया, लेकिन मोरक्को ने इजाज़त दे दी। स्पेन कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजा के लिए खुलकर सामने आ रहा है। यूरोपीय देशों से पंगा ले रहा है, नाटो से पंगा ले रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, स्पेन ने आज ही अनाउंस किया है कि साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा किया है इजराइल के खिलाफ, उस मुकदमे में अब स्पेन भी शामिल हो गया है। हालांकि वो मुकदमा बेसलेस है, कुछ मतलब तो है नहीं उस मुकदमे का, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर रहा है सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात है, सराहना करने वाली बात है, तारीफ करना बनता है यहां पर ऐसे देशों का जो इस्लामिक देश ना होते हुए भी गाजा के साथ खड़े हैं। एक और खबर आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, योब गैलेंट और कई सारे नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाला था, उसको अब पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अब इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं करेगा। शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अमेरिका और इजराइल की धमकियों से डर चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में व्लादिमीर पुतिन का रूस के राष्ट्रपति का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, 500 बच्चों की मौत हुई थी, तुरंत कातिल बताते हुए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और अभी भी अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। लेकिन यहां पर अमेरिका और इजराइल ने धमकाया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने टाल दिया। रूस की बात चली है तो यह खबर आपको और बता दूं, और यह भी बहुत बड़ी खबर है। रात ही मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में काफ़ी टाइम से अपना रुतबा कायम किए हुए था, धौल जमा कर रह रहा था, लेकिन अब जब से ईरान एक मजबूत ताकत बना है, अमेरिका का रुतबा थोड़ा सा कम हुआ है। इसको लेकर वैसे आज नेतन्याहू ने बयान दिया है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, ये तो बस वक्त की बात है। मतलब मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट की नहीं है। लेकिन ईरान के साथ इस वक्त रूस और उत्तर कोरिया पूरी तरह से मिले हुए हैं। रूस भी मिडिल ईस्ट में अपने कदम गड़ा चुका है। अमेरिकी रक्षा और खुफिया अधिकारी अब इस बात को लेकर चिंता में पड़ गए हैं कि दक्षिणी लेबनान पर इजरायली आक्रमण और हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण पैमाने पर अगर युद्ध होता है तो उसमें सिर्फ ईरान नहीं होगा बल्कि उसके साथ रूस भी शामिल हो सकता है। अमेरिका के अधिकारियों को इस बात का डर है। ईरान तो लगातार धमकियां दे ही रहा है कि हम खुलकर इस जंग में कूद जाएंगे। अमेरिका के अधिकारियों को डर है कि इसमें रूस भी शामिल हो जाएगा, और वाकई में रूस शामिल होगा। अगर ईरान शामिल होता है तो रूस भी शामिल जरूर होगा।
कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह पता चला है कि रूस ने 2023 के लास्ट में यमन के हूतीस को कई सारी एंटीशिप क्रूज मिसाइलें देने का प्लान बनाया था, जिनका नाम KH-31 है। रूस 2023 लास्ट में यमन को बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारे लॉन्चर देने वाला था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के कहने पर रूस ने इन मिसाइलों को ट्रांसफर नहीं किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद यह पता चला है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पर्सनली व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में बात की, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यमन को वो मिसाइलें नहीं दी। व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब से भी अच्छा याराना रखते हैं, इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की बात मानी, यमन को मिसाइलें नहीं भेजी। अब मोहम्मद बिन सलमान ने उन मिसाइलों को क्यों नहीं आने दिया? क्या इजराइल की वजह से, क्या इजराइल को बचाने की वजह से, या फिर मोहम्मद बिन सलमान को यह खतरा था कि ये जो हथियार आएंगे यमन के पास, यमन इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर भी कर सकता है? आपको क्या लगता है, मोहम्मद बिन सलमान ने व्लादिमीर पुतिन से किस वजह से हथियार देने से मना किया? तो इस बात की पूरी संभावना है कि इजराइल अगर हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ एक बड़ी जंग शुरू करता है तो ईरान तो शामिल होगा ही होगा, साथ में रूस का भी शामिल होना तय है। इसके अलावा यमन हुआ, सीरिया हुआ, इराक, ये कई देश हैं जो एक साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपको खबर दी थी कि इजराइल के 9 सैनिक रफा के अंदर एक ही झटके में मारे गए। हमास ने एक वाहन पर हमला किया जिसमें ये 9 सैनिक सवार थे, सबकी एक ही झटके में मौत हो गई। इजराइल ने इस हमले की जांच की कि आखिर कैसे एक झटके में 9 लोग मारे गए। रिपोर्ट पेश की कि रफा के अंदर हमारे ये जो 9 सैनिक एक वाहन में बैठकर जा रहे थे, इन्होंने अपने वाहन का पिछला दरवाज़ा खुला रखा था। हमास के लोगों की कहीं से इन पर नज़र पड़ी और उसके बाद ही हमास ने इन लोगों के ऊपर यासीन रॉकेट जो है उससे हमला करने का प्लान बनाया। हमारे सैनिकों ने अपने वाहन का जो पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, उसको देखकर हमास के लोगों के मन में लालच आया और उन्होंने फौरन वहां पर एक यासीन लॉन्चर फायर कर दिया, जिसके बाद एक ही झटके में ये लोग मारे गए। खबर लाल सागर से आ रही है। हुतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने अभी कुछ देर पहले एक और बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि उन्होंने 4 जहाज़ों पर हमला किया है, इसकी जिम्मेदारी ली है। अंसारुल्लाह लड़ाकों ने लाल सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ के साथ 3 अन्य जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसमें से 2 भूमध्य सागर में थे। याहिया सारी ने एक और दावा किया कि उन्होंने एक बहुत बड़े तेल के टैंकर डेनोलिक्स पर भी मिसाइलों से हमला किया। कल हिजबुल्लाह ने भी एक बार फिर से 50 से 60 रॉकेटों का एक बड़ा बैराज इजराइल की तरफ लॉन्च किया। कुछ रॉकेटों को रोक लिया गया और कुछ रॉकेट इजराइल के अंदर जाकर गिरे। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि मैं अब इजराइल को और ताकत दिखाऊंगा। हमारे पास उत्तरी क्षेत्र और इजरायली मुख्य बिंदुओं को निशाना बनाने के लिए सभी आवश्यक रॉकेट हैं। हथियार तो खैर काफ़ी ज़्यादा हैं हिजबुल्लाह के पास, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।